गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं आप सबका डिकोड एग्जाम डिफेंस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोगों को का स्वागत है डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, हम लोग बात करें, एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस रिवाइज करना है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हम चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करा दें सबका, ताकि सारा का सारा रिवीजन हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर चुके हैं, और जो अपकमिंग वीक में आपको संडे को, सैटरडे को, सब बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स को हम प्लान कर चुके हैं, जो कि आपको जल्दी मिलने वाले गाइस। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियोस और हमारा ये पहल पहुंच जाए। तो गाइज़, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो पार्ट है वो है हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2। पार्ट 1 को जैसे हम पहले देख चुके हैं, उसी के आगे हम आज पार्ट 2 को लेके चलेंगे। ठीक है। तो जो जो लोग इसको देख रहे हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करते जाइए। मॉर्निंग का समय है, तो कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और हमारा मेन आज का जो टारगेट है वो हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। महाबलीपुरम महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय, महाबलीपुरम का निर्माण या महाबलीपुरम किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? नरसिम्हन वर्मन। देखिए, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। नरसिम्हन वर्मन जो थे वो एक किंग रह चुके हैं, और उन्होंने इसको बिल्ड किया था। महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हन वर्मन। देखो, ये जितने भी वीडियोस वो एनडीए, सीडीएस, एफकैट हर जगह यूज़फुल हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, ये तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन है द कैपिटल्स ऑफ पल्लवास। जब हम एंशियंट हिस्ट्रीज की बात करते हैं तो पल्लव किंगडम था, और उनका कैपिटल क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पल्लव लोगों का जो कैपिटल या राजधानी थी वो क्या थी? कांची, कांचीपुरम। इसे याद रखिएगा, पल्लव लोगों की राजधानी क्या थी? कांची। ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोनोलिथिक, अगला क्वेश्चन है मोनोलिथिक टेम्पल्स ऑफ पल्लवास। पल्लवास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोनोलिथिक एक वर्ड है। मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल फॉर्म में बना हुआ या एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ। ठीक है। तो मोनोलिथिक टेम्पल्स ऑफ पल्लवास आर कॉल्ड, पल्लव राज्य में या पल्लव राजाओं ने मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल फॉर्म में या एक सिंगल मटेरियल से मंदिर के निर्माण कराए थे, और इन मंदिर को मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा जाता है। तो इन मोनोलिथिक टेम्पल्स को और क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इनको कहा जाता है रथहास, है ना। पल्लव राजाओं ने जो टेम्पल्स बनाए थे, बड़े बड़े पत्थरों को कटवा के एक सिंपल से मंदिर के फॉर्म बनाया था। बेजोड़ नमूना है, आप इसे देख सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर में आप इसे स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बृद्धेश्वर टेम्पल इन तंजौर। तंजौर में जो बृद्धेश्वर टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो गाइस, ये टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया राजेंद्र वन, जो राजा थे राजेंद्र वन, उनके द्वारा ये बिद्देश्वर टेम्पल बनाया गया। इसे याद रखिएगा। थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार आते हैं, अरेंज करने को आते हैं, तो मैंने उनका एक कलेक्शन ले रखा है ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका रिवीजन आसानी से हो जाए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था उसका सबसे अच्छा फीचर कौन सा था? बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। इसका सबसे अच्छा फीचर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन फीचर था वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात आता है। क्वेश्चन नंबर 6, द बुद्धिस्ट संघ वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट, हीनयान एंड महायान, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ होम। बौद्ध धर्म जो है, इनको गौतम बुद्धा ने शुरू किया था, लेकिन गौतम बुद्धा के जाने के बाद जितने भी धर्म होते हैं, जो उसका मेन प्रॉफिट होता है, उसके जाने के बाद हमेशा उसमें विभाजन होता है। जितने भी आप धर्म देखेंगे, तो बौद्ध धर्म में भी आगे जाकर
हीनयान और महायान में उसका विभाजन हुआ। तो ये विभाजन किस राजा के काल में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई देखो, यहाँ पर इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नेथीज वॉज एट द कोर्ट ऑफ। मैग्नेथीज एक यात्री था, एक ट्रेवलर था जो इंडिया आया था। और वो इंडिया आया था तो किस राजा के समय में आया था और किस कोर्ट में था। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मैग्नेथीज भारत आया था, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो अपनी पीक या जेनिथ पर या सबसे ऊंचाई में कब पहुंची थी। तो भैया वो अपनी पीक अवस्था में थी सन 2500 में, है ना, 2500 बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। अभी क्या है, एडोडोमनी, है ना, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बिफोर क्राइस्ट मतलब अभी हमारा 2020 चल रहा है, तो 2020 पे जब जीरो जाओगे तो जीरो से माइनस पीछे 2,500 और जाओगे, तब ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी। भारत क्या, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। इनमें से सबसे पुराना डायनेस्टी या साम्राज्य कौन सा है। मौर्य, चोला, चालुक्य, नंदा। तो ज़्यादातर लोग मौर्य लगाते थे, लेकिन ये गलत है। देखो मौर्य जो थे उनको, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो नंद वंश को हरा कर ही आगे बढ़ा था। तो इनमें सबसे पुराना है आपका नंद वंश, इसे याद रखिएगा। नंद वंश इनमें से सबसे पुराना है। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त राज ने आपकी गद्दी हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है मिडिवल हिस्ट्री से, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद गौरी वॉज द फर्स्ट डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने 1191 में बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध या बैटल ऑफ टेरेन जो हुई, बैटल ऑफ टेरेन, है ना, 1191 किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और आपका भीमा, है ना। सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था भीमा ने। फिर भीमा ने तो पहले हराया, उसके बाद बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गौरी को किसने हराया, पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ टेरेन तो बाद में हुई, ठीक है, 1189 में भीमा ने इनको पहले हरा दिया था। तो कभी कभी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैटल ऑफ टेरेन तो हुई थी तो उसी हिसाब से पृथ्वीराज चौहान को लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसे याद रखिएगा। फिर बाद में बैटल ऑफ टेरेन हुई, फिर बैटल ऑफ टेरेन 1191 में हुई, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ठीक, मोहम्मद गौरी हार गए। फिर बैटल ऑफ टेरेन फिर से हुई 1192 में। इसमें क्या हुआ, इसमें पृथ्वीराज हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गए, और वहाँ से गौरी ने अपनी भारत में पकड़ बनाई। तो इसे याद रखिएगा। और इसे ध्यान देने वाली चीज़ है कि भीमा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया, भीमा सेकेंड ने 1989। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मैन ट्राई टू ऑब्टेन अ फर्म मैन फॉर द ट्रेड इन गुजरात फॉर एम्परर अकबर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ब्रिटिश मैन अकबर से मांगने गया था गुजरात की फर्म को। तो भैया कौन गया था, तो इसका आंसर है जॉन मिडिल हॉल। ठीक है, मिडिल हॉल, जॉन मिडिल हॉल सबसे पहले गए थे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि कभी कभी ये आपका पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है, तो इन क्वेश्चंस को देखते जाइए। और इस क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, डिकोड एग्जाम डिफेंस। ओके गाइस, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
देखो, चौथ और सरदेशमुख को कलेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मराठा के लिए क्या था? तो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। देखो, चौथ मराठा लोग जो थे वो जो टैक्स लेते थे वो सरदेशमुखी और चौथ के रूप में लेते थे। तो ये जो टैक्स था, इसको टैक्स को इनको लेने का मेन मकसद क्या था, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। इसका मेन मकसद क्या था? टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक, अपनी टेरिटरी बनाना या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना या मुस्लिम लीग के अपोजिशन बढ़ाना, ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन ज़्यादातर बच्चे नीचे वाले तीन में फंस जाते हैं, पहले वाले में नहीं बनते। देखो, जितने भी टैक्स लिए जाते थे हमेशा सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए लिए जाते थे, इसे याद रखिएगा। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है चौथ और सरदेशमुखी क्या था? इट इज़ अ टैक्स टेकन बाय द मराठास। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठा लोगों को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। मुझे लग रहा है कि पेपर में मराठा से क्वेश्चन बनेगा। और हमेशा आपके क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब ऑर्डर में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी के अष्टप्रधान में इनमें कौन नहीं आता है? ठीक है, तो भैया कौन नहीं आता है? देखो, सामंत, मजमूदार, वकील, नवीस या वकील। तो वकील सुन के लग रहा है कि भैया ये मुगल कोड का शब्द है और ये यहाँ पर ज़बरदस्ती लगा हुआ है। ठीक है, 3 अष्टप्रधान में से 3 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। बाकी 5 अष्टप्रधान कौन से हैं, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? ठीक, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द मेजर रीजन ऑफ कॉपर माइनिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल साम्राज्य के समय में कॉपर माइनिंग, तांबे का जो खाने थी, उनका मेन क्षेत्र क्या था? तो उस टाइम पर भी मेन क्षेत्र था आपका राजस्थान। ये इसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार का पुराना नाम क्या है? वज्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका महाजनपद समय से इसका नाम वज्जी पड़ा हुआ है, इसे याद रखिएगा। चलिए, इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। ठीक है, ठीक, प्राचीन काल में मगध राज्य का जो कैपिटल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका राजगीर। ठीक है, राजगीर है। राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक, पाटलिपुत्र, वैशाली, बनारस तो नहीं था, वैशाली, पाटलिपुत्र ये सब कैपिटल रह चुके हैं, लेकिन सबसे पहले राजगीर था। चलो अब यहाँ से बढ़ते हैं। वेन एलेक्जेंडर मतलब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत का या मगध का रूलर उस टाइम कौन था? तो भाई उस टाइम देखो, जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था तो चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर की सेना में था। और चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर के जाने के बाद नंद डायनेस्टी को हराकर ही अपना जो बोल सकते हैं क्या राज्य स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया, जो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना है। तो मौर्य साम्राज्य तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा? नंद साम्राज्य या नंदास। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज कंटेम्पररी टू द अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनमें से कौन अलेक्जेंडर द ग्रेट के कंटेम्पररी मगध का रूलर था? तो देखो, मगध का रूलर देखो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, क्योंकि वो अलेक्जेंडर की सेना में था। तो यहाँ पर क्या है, नंद डायनेस्टी का कौन सा था? धनानंदा। धनानंदा जो थे ये नंद डायनेस्टी के उस टाइम पर रूलर थे और ये अलेक्जेंडर के कंटेम्पररी मतलब समकालीन थे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरीज। ठीक है, जो हड़प्पा की सभ्यता के समय पर जो हमें ज़मीन के अंदर से अलग अलग तरह के पॉटरीज या बोल सकते हैं बर्तन वगैरह मिले, वो किस रंग के थे? तो देखो, जितने भी हड़प्पन कालीन थे, जार थे, वो सब या तो काले रंग के थे या फिर लाल रंग के थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, रेड कलर। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हु फाउंडेड द मठास इन 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के चारों कॉर्नर पे मठ की स्थापना किसने की थी? 4 मठ है कि नहीं? तो वो 4 मठ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में उन चारों मठ का नाम बता दो, है ना। चारों मठ के नाम, 4 कोनों पे 4 मठ बनाए थे शंकराचार्य ने, तो इसके नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हु आर द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। देखो, गुप्ता डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर चंद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त, ये बड़े बड़े रूलर्स थे। लेकिन
जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है, इसे याद रखिएगा। श्री गुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी को शुरू तो किया था, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो चंद्रगुप्त माना जाता था। क्यों? क्योंकि श्री गुप्त ने अपने आप को महाराज नहीं माना था, इसे याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ वेदास। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, सबको पता होगा। हमारे पास कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हमारे पास हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन, चारों वेद में से कौन सा पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है? ठीक, पहला क्वेश्चन जल्दी से बता देना, पोइट्री लिख के डैश वेद का नाम लिख देना। ठीक, किस वेद में ब्लैक मैजिक, काला जादू के बारे में बताया गया है? तो ब्लैक मैजिक लिख के डैश करके वेद का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है वेद से संबंधित। देखें कितने लोग इस पर आंसर दे लेंगे, फिर मैं इस पर और चर्चा करूंगा आपके साथ। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता बिकम नोन एज द एक्सकेवेशन ऑफ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस खुदाई के लिए प्रसिद्ध थी? तो भैया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, पहले हड़प्पा मिली फिर मोहनजोदाड़ो, तो इसे याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लिए फेमस थी। ठीक, बहुत सारी साइडें मिली सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, चलिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2022 + 326, इतना साल पुराने बात है। ठीक, इसे याद रखिएगा। फिर श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, अब देखो, हीनयान और महायान तो आपका बौद्ध धर्म का था, और बौद्ध धर्म के ही पैरेलल चल रहा था जैन धर्म, और जैन धर्म के ही 2 हिस्से हैं, 2 सेक्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, वो दिगंबर्स कहलाते थे। चलिए, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ उपनिषदिक थॉट्स। ठीक है, उपनिषदिक थॉट्स का जो मेन फीचर था वो क्या था भाई? बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फिर इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं। बिलीव इन प्रैक्टिकल वेदास फॉर अटेनिंग मोक्षा, है ना, वेद को प्रैक्टिस करना मोक्ष प्राप्ति की बिल्कुल नहीं। कर्म और रीबर्थ पर बिलीव करना कि जो आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको स्वर्ग या नरक मिलेगा, और फिर आपका पुनर्जन्म भी होगा, और वो पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो या ना हो, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो ये मेन फीचर था। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्रेट इंडियन फिलोसफर संख्या एडवोकेटेड। संखरा ने क्या चीज़ की फिलॉसफी दी थी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो संख्य ने क्या चीज़ की फिलॉसफी दी? विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, ये एक तरह का बोल सकते हैं सिद्धांत था। एक द्वैतवाद का था, एक अद्वैतवाद का था, और एक विशिष्ट अद्वैतवाद का था। तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? शंकरा ने। ठीक है, शंकराचार्य बोल सकते हैं इनको। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल इज नोन टू द पीपल। है ना, न्योलिथिक के समय में, न्योलिथिक एरा के टाइम में वो एकमात्र धातु जो लोगों जिसको जानते थे वहाँ उस टाइम में, वो थी आपकी गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के अलावा कोई भी धातु हमें नहीं पता थी, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धा एटीट्यूड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन इनटू बुद्धिज्म संघ। ठीक है, तो वुमेन्स या महिला की बौद्ध समितियों में जाना, बौद्ध संघ में जाने पर क्या बुद्धा की बोल सकते हैं उसकी टुवर्ड क्या विचारधारा थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ही वॉज इनडिफरेंट ऑन हिज सब्जेक्ट, ही ग्लैडली एक्सेप्ट द वुमेन इनटू संज्ञा, ही डिड नॉट अलाउ इनटू वुमेन इनटू संज्ञा। है ना, तो देखो यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं था, उन्होंने महिलाओं को संघ में आने की पूरी तरह से सहमति दी, और इसका जो मेन सबूत है उस टाइम में कई सारी महिलाएं बड़े बड़े संत के रूप में जानी जाती थी। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर, गरम दल और नरम दल
के बीच में जो सूरत सेशन हुआ था वो किस साल हुआ था? गरम दल और नरम दल जो थे सूरत सेशन में लड़ाई झगड़ा कर बैठे थे, और वो किस साल हुआ था? 1907 में। 1907 का जो सूरत सेशन था ये बड़ा खतरनाक था। ठीक, इस सेशन में क्या हुआ भाई? सूरत में हो रहा था। सूरत होना तो भैया ये था कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र की जगह इसको जानबूझ के शिफ्ट किया गया सूरत में। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक खड़े हो रहे थे प्रेसिडेंट्स, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और इनके जो अपोजिट थे वो थे रास बिहारी घोष। ठीक, और हुआ क्या? हुआ ये कि भाई रास बिहारी घोष जीत गए। क्यों? क्योंकि सूरत था गढ़ किसका? मॉडरेटर का। और वहाँ पर ज़्यादा लोग कौन आए भैया? नरम दल वाले। और नरम दल वालों ने सबने वोट किसको दे दिया? रास बिहारी घोष को, और वो जीत गए। और कौन हार गए? बाल गंगाधर तिलक। जबकि उनको जीतना था, क्योंकि ये प्लान था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसकी चलती थी? बाल गंगाधर तिलक की। तो तिलक के हारने के बाद, तिलक देखिए पहली चीज़ तो कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने, ये चीज़ याद रखिएगा। तिलक बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत बढ़िया लिखते थे। गणपति उत्सव की शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो अगर हम बात करते हैं तिलक की, तो तिलक के हारने के बाद उनके समर्थक बहुत निराश हुए और उन्होंने बवाल कर दिया, और वहीं पर जूता चप्पल चल गया, और उसको हमने जाना सूरत स्प्लिट के नाम से। 1907 में हुआ था सूरत में, ये याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर्ट वर्क ऑफ कालिदास? कालिदास ने इनमें से किन किन चीज़ों को लिखा है? ऋतु संहारा, मेघदूत, 10 कुमार चरित्र, कुमार संभव। 4 किताब हैं, इनमें से कालिदास ने तीसरी को छोड़कर, 10 कुमार चरित्र को छोड़कर बाकी तीनों लिखी है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोला पीरियड? चोला समय के टाइम में सबसे फेमस जो इमेज थी ब्रॉन्ज की बनी हुई, भाई चोला किंगडम जो था वो आपका मालाबार कोस्ट पर था, इसे याद रखिएगा। और इनके मंदिर और इनकी कला संस्कृति बहुत ही फेमस थी। और इस टाइम में अगर हम बात करते हैं तो इनका ये जो मेटल बनाने का जो तरीका था बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, मोम की मूर्तियाँ और ये जो मेटलिक जो ये आप इमेजेस बनाते थे एकदम बहुत ज़बरदस्त बनाते थे। और इनके टाइम में जो ब्रॉन्ज की सबसे फेमस जो इमेज थी वो थी नटराजा। ठीक है, नटराज की जो मूर्ति थी नृत्य करते हुए, वो एक गुरु के रूप में दिखाई गई, इसे याद रखिएगा। चलिए, विच अमंग द कंक्लूजन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द डिबेसमेंट ऑफ द कॉइन एंड ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड? ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद जो सोने के सिक्के थे उनका गायब हो जाना या कम हो जाना या उनका प्रचलन कम हो जाना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो भाई ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, है ना। कमोडिटी बिकेम चीप, बिल्कुल नहीं। गोल्ड माइन और स्टॉल, बिल्कुल नहीं। मनी इकोनॉमी, देखो हमारे पास जो गोल्ड आता था, इंडिया में गोल्ड इतना नहीं था, हम कहाँ से लाते थे? बाहर से। इंडिया में सिर्फ बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए चीज़ें थी, तो ट्रेड उस टाइम पे डिक्लाइन पीरियड पे था, इस वजह से हमारे पास गोल्ड की कमी हो गई थी। ठीक, हम इंपोर्ट कम कर रहे थे, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट ऑथर हैड कंप्लेन ऑफ द ड्रेन ऑफ गोल्ड टू इंडिया? ठीक है, इनमें से किन ऑथर ने, देखो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, क्योंकि गुप्ता काल तक भारत में बहुत सोना आया है, फिर मुगल काल तक भी आया है, फिर ब्रिटिशर सारा सोना वापस ले गए, हटा ले गए। देखो सोना एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा मजबूत करता है। तो भारत में एक टाइम में बहुत सोना था, भारत बहुत ही मजबूत था प्राचीन काल में। और ये बात, ये ड्रेन, मतलब किसने बोला कि भाई पूरा का पूरा सोना भारत की तरफ ड्रेन हो रहा है, बह रहा है, ये इनमें से किस लेखक ने कहा था? भाई प्लिनी ने सबसे पहले इसको अपनी बुक में लिखा था, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? ठीक है, दर्शन शास्त्र का इनमें से सबसे पहला स्कूल कौन सा है? अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो भैया वैशेषिका जो है ये दर्शन शास्त्र का पहला स्कूल था, इसे याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन, टक्सिला वॉज द फेमस साइड ऑफ, टक्सिला फेमस क्षेत्र था, ठीक है, किसका क्षेत्र था? मौर्यन, गुप्ता, गंधार या अर्ली वैदिक? तो इसका सही जवाब है गंधारा आर्ट। गंधारा आर्ट जो था ये एक मिक्स आर्ट का फॉर्म है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्ड इज गॉड एंड द गॉड इज माई सोल इज द फिलोसफी कंटेन इन द, ठीक है, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल, ये फिलॉसफी देन इनमें से किन किताब में कहा, किस किताब में बताई गई? ये जो फिलॉसफी है इन चारों में से किस किताब में है? तो भाई देखो सीधा सा उपनिषद में। उपनिषद जो थे ये वेदास के बाद आते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ मिडिल पार्ट एडवोकेटेड बाय द बुद्धा? इनमें से कौन सा मेन इंग्रेडिएंट था मिडिल पाथ का जो बुद्धा ने बोला कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइट एफर्ट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था, इसे याद रखिएगा। ये सब बुद्धा के टीचिंग्स थी, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट ये थी कि आपको सही दिशा में अपना काम करना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडरी एट हड़प्पा वॉज मेड ऑफ, हड़प्पा काल में जो ग्रैंडरी थी या बोल सकते हैं अनाज गृह था वो किसकी बनी हुई थी? मतलब किस चीज़ की बनी हुई थी? ब्रिक्स, ब्रिक्स टिम्बर, ब्रिक्स स्टोन, टिम्बर मतलब लकड़ी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? सिर्फ ईंटों की बनी हुई थी, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखो आपके एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका रेनेसा और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा आते हैं, तो वहीं से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पर जोड़े हैं। इन विच ईयर हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मन, ठीक है, हिटलर जर्मन का चांसलर किस साल में बना? 1933, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर जो था जर्मन का चांसलर 1933 में बना। फिर रशियन रेवोल्यूशनरी हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, वो रशियन क्रांतिकारी जिसने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, आंसर है लेनिन। लेनिनवाद बहुत फेमस है कम्युनिस्ट रूल का, है ना, इसे याद रखिएगा। कम्युनिस्ट लेनिन सब एक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी एसोसिएट, है ना, जो हमारे प्रेम्बल में भी है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये शब्द किन में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। हमारे में जो ये वर्ड लिए गए हैं ये लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही है, इसे याद रखिएगा, सबसे पहले होने वाले रेवोल्यूशन में से एक है ये। हु सेड दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इनमें से किस विद्वान ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है? तो भैया इसका सही जवाब है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इसको बोला था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, मैं उसको लेकर आपके सामने आऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 45, विच इज कंसीडर एट द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामियम सभ्यता। देखो ये सब सभ्यता लगभग कंटेम्प्रेरी थी, लेकिन इसमें सबसे पहले जो शुरू हुई वो मेसोपोटामियम सभ्यता थी, इसे याद रखिएगा। हमारी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी के समकालीन है, इसके साक्ष्य आपको मिलेंगे जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ोगे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 में हुई थी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी 3 हुई थी, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाला एकमात्र व्यक्ति थे हमारे, कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिए, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? बहुत फेमस व्यक्ति है और आप लोग सब उसका नाम जानते हैं, बस आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन, वो कौन सा राउंड टेबल था जिसमें गांधी जी गए? तो गांधी जी इसी वाले में गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जब यहाँ पहुँचे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं, तो वो फिर चले आए। तीसरा क्वेश्चन जो और यहाँ से बनता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या निष्कर्ष निकला था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर साइमन
कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, इसे याद रखिएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ही यहाँ पर डिस्कस किया गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पास, तो इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी लंदन में? तो सेंट जेम्स पैलेस, यहीं पर ही सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी, है ना। ये एक बायोग्राफी है। ये किसकी बायोग्राफी है ये पूछा जा रहा है। तो भैया ये बायोग्राफी है हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति में से हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया और कभी वापस में कुछ नहीं मांगा। फिलहाल भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सभी ऐसे हमारे रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक विजनरी भी थे और जिन्होंने इंडिया के बाहर से इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहली पहल करी थी। इसे याद रखिएगा। ये सिंगापुर, रशिया सबकी मदद से, जापान, इन सब की मदद से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए खूब लड़े और इनकी जो आज़ाद हिंद फौज है इस पर केस भी चला था लाल किले पर, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को भारत में क्या किया गया था? बैन किया गया। बोल सकते हैं अगर वो भारत आते तो उनको जेल हो जाती, जिस वजह से ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा आज़ादी का जो मेन मूवमेंट हुआ उसके इन इवेंट्स को आप पढ़िए। गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, कराची सेशन, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इसको क्या करना है? इसको अरेंज करना है शुरू से आखिरी तक। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे, CDS, NDA, FCAT सब में आएंगे। तो भाई इसको अरेंज करना है। अरेंज करने में देखो गांधी इरविन पैक्ट सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कराची सेशन हुआ इन INC का, फिर आपका पूना पैक्ट हुआ, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह सबसे आखिरी में हुआ। तो भाई इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है आपका? A। गांधी इरविन पैक्ट वही राउंड टेबल गांधी जी और एक लॉर्ड इरविन के बीच हुआ कि भाई वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएं, सेकंड वाली। गांधी जी गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि डिवाइड एंड रूल बहुत हो रहा है तो चले आए और आमरण अनशन पे बैठ गए। फिर इसके बाद पूना पैक्ट हुआ, है ना। पूना पैक्ट हुआ क्यों? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबको प्रत्यक्ष निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हो रही थी। किसको? SC को, मुस्लिम्स को दिया जा चुका था। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब और घातक हो रही थी। तो गांधी जी ये देखकर भारत में आकर फास्ट अंटिल डेथ पर लग गए, ठीक है, भूख हड़ताल पर। और फिर उनसे जेल में मिलने गए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जब मिलने गए तो उन्होंने गांधी जी को दलितों की इतिहास बताया, उनका करंट सिचुएशन बताई और फिर गांधी जी के जो सत्याग्रह था, भूख हड़ताल थी, उसको ख़त्म करवाया। और फिर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसी बीच आपका कराची का सेशन हो चुका था, ठीक है, क्योंकि पूना पैक्ट 35 के करीब हुआ और गांधी इरविन पैक्ट 31 में हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीच में कराची सेशन फिट हो चुका है 31 में, और इंडिविजुअल सत्याग्रह तो गांधी जी ने सबसे आखिरी में किया था, ठीक। चलिए, द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी दी था ड्रेन वेल्थ थ्योरी। उन्होंने बोला था ब्रिटिशर्स जो हैं भारत की सारी संपत्ति ब्रिटेन में ड्रेन कर रहे हैं और हर तरीके से ड्रेन कर रहे हैं, और भारत जो एक सोने की चिड़िया थी उसको सब तरीके से वो लूट रहे हैं। ये दादा भाई की ब्रेन ड्रेन थ्योरी थी, सॉरी वेल्थ ड्रेन थ्योरी थी, ये याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये उन फाउंडिंग मेंबर में से हैं कांग्रेस के जो शुरू से लगे हुए हैं, और ये एक मॉडरिस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि नरम दल के नेता हैं। और किस सेशन में, क्वेश्चन क्या है, उन्होंने ड्रेन थ्योरी जो दी थी कांग्रेस के किस सेशन में दी थी? तो भाई देखो बहुत शुरू से लगे हुए, तो उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? वो थ्योरी दी थी, इनमें से कोई नहीं, ये थ्योरी दी थी उन्होंने कलकत्ता में। कलकत्ता में कब दी थी भाई? कलकत्ता में
1896 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी, 1896 में कलकत्ता के सेशन में। तो भाई इसमें नन ऑफ दिस आंसर होगा, इसे याद रखिए। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी अ ट्रेडिंग कंपनी वाया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। देखो ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर एक एक नज़र डाल लीजिएगा। इसमें जो जिस एक्ट से क्वेश्चन बना है उस एक्ट पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा। क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक ट्रेडिंग कंपनी बन गई, इनमें से किस एक्ट के द्वारा, इनमें से कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1833। ठीक, देखो चार्टर एक्ट 1833 जो था, इसमें क्या किया गया, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ी थी तो उसको बहुत राइट दिए गए, लेकिन जब उसको फ़ायदा होना शुरू हुआ तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बवाल मचना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही थी। तो उसको एक ट्रेडिंग कंपनी बनाकर और बाकी कंपनियों को भी उसके पैरेलल खड़ी करने के लिए और इस कंपनी में लोगों को शेयर इन्वेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बहुत सारे लेजिस्लेचर पास हुए और कई टाइम तक बहस चलती रही और आखिरी में आया वहाँ के पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट 1833, और जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी बना दिया गया। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया ये वो एक्ट है जिसने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी। क्यों? क्योंकि 1857 में हुई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला कदम, 57 की क्रांति, मंगल पांडे। ठीक, और ये क्रांति ने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट में आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था और इसको बहुत जल्दी हटा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से और इसको रिप्लेस कर दिया किससे? वाइस रॉय से। और भारत में कंपनी का शासन ख़त्म करके, ठीक है, रानी का शासन लगाया गया था। कब? 1858 में। तो क्वींस रूल या बोल सकते हैं राजा रानी के अंदर मोनार्ची जो लागू हुई, कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से। अभी तक कंपनी का रूल चल रहा था लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सारे एक्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं इन पर एक वीडियो ज़रूर लॉन्च करूंगा, बट अभी तो बहुत कम समय है, इसलिए हम फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस पर वर्क करेंगे इस। तो देखिए आज के ये टॉप 50 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, कैसे लगे? बढ़िया लगे हो तो भाई लाइक शेयर करते जाइएगा और आपके कमेंट ज़रूर दिया करिए ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड है और कैसे कैसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट, क्विज वगैरह सब अवेलेबल है। वहाँ से आप अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो। तो गाइस चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद।